तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12 का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट बच्चों पेपर देखने वाले हैं हम लोग। आपको पता ही होगा हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर आपका जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है 24 तारीख को। जी हाँ बच्चों, 24 मई 2022 को जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, इसके हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सैंपल पेपर्स कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर ये प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो 24 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए। अभी तक हम लोग आपको 10 पेपर प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सो कि जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको शो कर जाएगा, और साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा वो वीडियोस। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है सेपरेटली, और वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको वीडियोस में भी दिख जाएगा। अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं 11वां पेपर जो है सो कि आपसे 11वां पेपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 11 है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं हर बारी बोलता हूँ जितना वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए आपके लिए, ताकि आपका जो टर्म 2 का पेपर हो वो अच्छा जाए। आपको पता होना चाहिए आपका जो जियोग्राफी का रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें हमने आपको 15 पेपर प्रोवाइड करवाए थे, और 99% जो क्वेश्चंस आए थे, 99% क्वेश्चंस हमारे द्वारा जो दिए गए पेपर थे उनमें से ही आए थे। तो इसमें से पॉलिटिकल साइंस में भी जिन बच्चों को नहीं पता, बनाना चाहूंगा, मेरे 100 में से 95 जो है सो कि नंबर आए थे, यानी 100 में से 95 नंबर आए थे। ठीक है, तो आपकी और भी अच्छी तरीके से मैं तैयारी करवाऊंगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी में इसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसका जो पेपर होगा पॉलिटिकल का ये 2 घंटे का होगा, और जो पेपर आएगा आपका ये 40 नंबर का आएगा। 40 नंबर का आपका ये पेपर होगा बच्चों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि आपका पेपर बोर्ड का कैसा आएगा, तो वो कुछ इस तरह का पेपर आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ सीरीज लिखी हुई होगी इस तरह से। ये सेट 4 है बच्चों। आपको मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने आपको सेट 1 भी करा रखा है, 2 भी करा रखा है, 3 भी करा रखा है और 4 भी करा रखा है। सेट 1 से लेके 4 तक में ही आपको कोई सेट आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। मतलब सेट का कोई सा भी एक, या तो सेट 1 मिल जाएगा आपको, या 2 या 3 या 4, कोई सा भी मिल जाएगा। ये सारे सेट हमने 2 बारी कंप्लीट करवा दिया है, तीसरी बारी हम कर रहे हैं, और तीसरी बारी में भी आज ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज ये सेट 4 है तो ये तीसरी बारी में, यानी कि हमने आज जो कंप्लीट आपका ये वीडियो हो जाएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कोड नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, आगे चले तो रोल नंबर के लिए इस तरह से सेक्शन दिया हुआ रहता है बच्चों। अगर नीचे चलो तो इसमें नोट करके कुछ बातें लिखी हुई रहेंगी, जैसे कि 13 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, उससे नीचे चलो तो सामान्य निर्देश को शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। देखिए, सामान्य निर्देश में क्या बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में आपको टोटल 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शन आपका ए होगा, सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा, यानी कि 3 आपको टोटल क्या देखने को मिलेंगे, 3 भाग देखने को मिलेंगे। जो हमारा भाग ए है यानी सेक्शन ए रहेगा, इसमें 8 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन। और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको कम से कम 50 शब्दों में देना ही देना है। उसके बाद बता रखा है सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो 3 क्वेश्चन होंगे आपके, ये 4 नंबर वाले यानी 4 अंक वाले होंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चन का जो आंसर देना है आपको, ये 100 शब्दों में कम से कम देना ही देना है। उसके बाद बोला है जो मानचित्र वाला प्रश्न होगा आपका, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके लिए अलग से आपको निर्देश दिए जाएंगे, तो आप उसको देख करके अपना आंसर लिखेंगे। आगे अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपसे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है, ये कम से कम 170 शब्दों में देना है आपको आंसर। तो ये था आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस बच्चों, जिसको हिंदी में आप सामान्य निर्देश बोलते हैं। यही अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, आपके सामने है, पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अपने मेन पेपर की तरफ, जो हमारा सेक्शन ए आता है पेपर का, उसकी तरफ। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए में, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का वह देश जहां अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा है एवं वह देश कब आजाद हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, दक्षिण एशिया का वो देश है पाकिस्तान, जहां मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा मिलिट्री रूल आपको देखने को मिला है, और वो देश जो है हमारा आजाद हुआ था 1947 के अंदर, भारत के साथ साथ ही आजाद हुआ था। ठीक है, 2-2 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला इसी के अंदर एक अथवा दे दिया है क्वेश्चन में आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में है। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा कि सियाचिन डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो आई होप कि इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं दो युद्धों का वर्णन करें। दो युद्धों का वर्णन करने के लिए जब बोलेगा तो आप दो युद्ध के बारे में लिख देंगे। जैसे पहला युद्ध हुआ था, आप लिख सकते हैं कि 1947 से 48 में कश्मीर को लेकर के। तीसरा युद्ध हुआ था हमारा 71 में बांग्लादेश का लोकतंत्र करवाने को लेकर के। इस तरह से लिख देंगे। ये सब हेडिंग है, इसको थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है और 50 शब्दों में आपको लेकर के जाना है, जिससे कि आपको जो 2 नंबर है वो इजीली मिल जाए बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बेसिकली 4 युद्ध हुए हैं, 1947-48 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलिए, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर जो है आपको इस तरह से देना है बच्चों। इन दोनों, अगर दो युद्ध के बारे में, कोई सा भी दो युद्ध लिख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में दो जो हुआ है, और उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर के लायक आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आसियान विजन 2020 के जरिए आसियान जो है ना 2020 तक विश्व में बहुमुखी भूमिका निभाना चाहता है। ठीक है, तो 2020 तो आपका बीत चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपका ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कि भारत जो है हमारा, यहाँ पर ये 2 बार भारत लिख गया। तो भारत ने पूरब चलो नीति की जो है कब अपनाई थी, और एवं प्रवासियों को लेकर मतलब जो है भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अनुबंध देखने को मिलते हैं। मतलब कि भारत ने पूर्व चलो नीति कब अपनाई थी और प्रवासियों को लेकर के किस देश के साथ भारत का एक तरह से देखते हैं डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो 1991 में अपनाई थी, और बांग्लादेश के साथ प्रवासियों को लेकर के जो हमारा विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि वहां से जो प्रवासी अवैध रूप से भारत में आ जाते हैं, और इससे क्या होता है, भारत के जो संसाधन है उन पर क्या होता है, असर पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इस तरह से। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि आसियान के प्रतीक चिन्ह में क्या देखने को मिलता है, एवं आसियान के एक संस्थापक देश का नाम बताइए। आसियान का अगर आप जो है सो कि देखेंगे ना, जो प्रतीक चिन्ह है उनका लोगो है, बोले तो क्या है, लोगो, इस टाइप से। तो उनके लोगो में आपको क्या देखने को मिलेगा, 10 धान की बालियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, और सुनहरे रंग की बालियां। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आसियान का संस्थापक देश है मलेशिया। 5 देशों ने आसियान की स्थापना की थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। ठीक है, इस तरह से सिंगापुर भी था आपका। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि भारत और नेपाल के किन्हीं 2 मैत्रीपूर्ण संबंधों का वर्णन करें। यानी कि भारत और जो हमारा नेपाल है उनके बीच में क्या सहयोग वाले क्षेत्र है वो आपको बताना है। तो देखिए, वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि भारत और ये नेपाल है, तो अगर भारत के आदमी को नेपाल में जाना है तो कोई नेपाल की सरकार से कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वीजा लेने की जरूरत नहीं, वीजा बोले तो कोई अप्रूवल या कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से कोई भी आदमी जा सकता है भारत का नेपाल में, और नेपाल का कोई भी आदमी आराम से भारत में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये हो गया। और दूसरा क्या है, आतंकवाद को लेकर के ना दोनों देशों के बीच में सहयोग देखने को मिलता है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है अपना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभावों को बताइए। देखिए, वैश्वीकरण, कोई भी चीज आता है ना तो उसका एक अच्छा होता है, एक खराब पहलू होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो एक सिक्का है, तो एक सिक्के के भी 2 आपको पहलू देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो वही जो वैश्वीकरण आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो इसकी अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है। तो यहाँ पे 2 बुराइयां लिखनी है। तो जब वैश्वीकरण आया तो मजदूर व किसान वर्ग को हानि हुआ, जाहिर सी बात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियों में क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किए जाने लगा, किसानों को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो एक ये लिख सकते हैं। जो हमारे घरेलू उद्योग है वो भी प्रभावित हुए, डोमेस्टिक जो हमारे इंडस्ट्रीज है उनको भी जो है कि इसका असर देखने को मिला।
यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, और अगर आपको आंसर देना है इंग्लिश में तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन कि भारत में हुए प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व यानी दबदबा होने के क्या कारण थे, वो आपको बताना है। तो देखिए, पहले 3 आम चुनाव कांग्रेस ही जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी थी, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी, तो ये कारण है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए जो मैंने सेकंड बुक का आपका वन शॉट डाला है वो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए आपके, मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो था आपका। उसके बाद यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से आपसे पूछेगा, और आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और इस तरह से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी बोलते हैं, उसके अंदर। तो सेक्शन बी के अंदर देखिए, सेक्शन बी का हमारा पहला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहे राज्य व संगठनों का नाम लिखिए। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो चैप्टर है उससे है कि जो कह सकते हैं जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर जो नए पावर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या कंट्रीज के रूप में उभर करके सामने आई है पूरी दुनिया में, उनके बारे में बताना है। तो देखिए, सत्ता के नए केंद्र यानी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें यानी संगठनों की बात करें तो यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ देखने को मिला है, आसियान देखने को मिला है, दक्षेश देखने को मिला है, और ब्रिक्स जैसे हमें संगठन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह देखने को मिले हैं सत्ता के नए केंद्र के रूप में। ठीक है, और अगर हम राज्य की बात करें यानी देशों की बात करें तो रूस देखने को मिला है, चीन देखने को मिला है, भारत देखने को मिला है, इजराइल, ये देश जो है ना सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर करके सामने आए हैं। ठीक है, अगर देशों की बात करें तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। अगर 4 नंबर में, देखिए सेक्शन बी में जो हम लोग आए हैं इसमें आपसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इनको लिखना है ना तो इनको एक्सप्लेन करके लिखिएगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू करने के क्या परिणाम हुए। जो मंडल आयोग था, ठीक है, मंडल कमीशन, तो उसके द्वारा जो उनके सिफारिशें थी, रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया गया, तो उससे क्या हमें रिजल्ट देखने को मिला। तो देखिए, दंगे भड़क गए भाई, उत्तर भारत में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें क्या हुआ, छात्रों द्वारा हड़ताल प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ इससे ज्यादा से ज्यादा, बेरोजगार युवाओं और छात्रों द्वारा आत्महत्या की कोशिश की गई और आत्महत्या किया भी गया, एक तरह से खुद को आग लगाया गया। ठीक है, आत्मदाह भी किया गया। और उसके बाद है इसे समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना गया। वो लोग बोल रहे थे छात्र वगैरह कि आप 27% सीट तो उनके लिए आरक्षित कर दोगे, तो हम जनरल कैटेगरी से आते हैं मान लीजिए, तो हमारे लिए क्या बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज बोला गया कि ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है मैप से रिलेटेड। इसके अंदर आपको मैप दे रखा है और मैप से संबंधित आपको आंसर देना है। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ पर हमसे कि 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी तो वो श्रीलंका। ये मैप मैंने आपका पिछली वीडियो में करवा रखा है, तो ये मैप मैं दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर ये मैप मैंने आपको करवा रखा है। तो वही चीज है, मैप आपको इस तरह से करना है। 4 क्वेश्चन में फॉर्मेट बता देता हूँ आपको, 4 नंबर का मैप आएगा, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इस तरह से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग सी बोलते हैं। इसके अंदर आपसे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों सेक्शन सी के अंदर। तो देखिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन की यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा है। आप ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, कई बार पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो जो हमारे यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन है, एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा है। तो ध्यान से समझिए कैसे उभरा है। सबसे पुराना संगठन है जो इसे स्थायित्व और प्रभावकारी बनाता है। ये जो है ना यूरोपीय संघ, ये सबसे पुराने संगठनों में से एक है, जिसका अपना राजनीतिक रूप से देखा जाए तो झंडा है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है, अपनी करेंसी है यूरो मुद्रा। तो ये सारी चीजें इनको अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभार रहे हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ की सहयोग की नीति है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना है। अगर पूरे दुनिया में जितना भी व्यापार होता है ना, तो अमेरिका से अगर देखा जाए तो यूरोपीय संघ का जो व्यापार होता है ना, अमेरिका से 3 गुना व्यापार करता है यूरोपीय संघ। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, उसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें ना तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास है। और दुनिया में जो पैसे खर्च किया जाता है ना अपने सिक्योरिटी के ऊपर, रक्षा के ऊपर, तो अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ है जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है।
ब्रिटेन तथा फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भी है। ठीक है, तो ये भी एक इनके लिए पॉजिटिव चीज है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ये इस तरह से आपको आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी के अथवा में एक आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा आतंकवादियों का देश है पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कारणों का वर्णन करना है। देखिए, पाकिस्तान जैसा जो देश है ना, अगर हम बात करें ना तो 1947 में तो उसको इंडिपेंडेंस मिली और अभी चल रहा है भाई मई 2022 चल रहा है और अभी तक भी वहां पर जो लोकतंत्र है ना पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया, कमजोर लोकतंत्र है वहां पर। तो वही चीज हमें यहाँ से पूछ रहा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कारणों का वर्णन करें। कभी वहां पर कोई सरकार रहती है तो कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इस तरह से आप लिखेंगे, छोटी सी भूमिका बांधी है मैंने एक डेढ़ लाइन की, कि भारत की तरह पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो सकी, जबकि दोनों ही देशों का इतिहास एक जैसा ही है। भारत के अंदर देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है, सबसे लार्ज डेमोक्रेसी आप जिसको कह सकते हैं। वही पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेना को अधिक ताकतवर होना होता है, सेना का अधिक ताकतवर देखा जा सकता है, सेना वहां पर ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के नकारात्मक संबंध भी इस पे बहुत ज्यादा मदद करते हैं, उनकी सेना को ताकत मिल जाती है इस कारण से। ठीक है, पश्चिमी देशों, अमेरिका जैसे देशों का हित देखने को मिलता है कि अब पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं है। नेताओं, राजनीतिक पार्टियों का भ्रष्ट होना, वहां पर जो नेताएं हैं, जो लीडर्स है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, ये भ्रष्ट है, सारे के सारे भ्रष्टाचार कर रखे हैं। जो भी आते हैं ना लूट के खाने वाला ही होता है। इसीलिए पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो स्थायी नहीं देखने को मिलता है, अस्थिर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप हिंदी में आंसर लिख सकते थे। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों वो कुछ इस तरह से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन कि आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। जो आपातकाल के दौरान जो चीजें घटी, घटनाएं घटी और जो एक तरह से अत्याचार किए गए ना, तो ये सारा चीज को जांच करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भाई क्या चीज घटा नहीं घटा, तो किस आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी, तो वो आपको बताना है। ये भी पेपर में कई बार आ रखा है। तो देखिए, आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं की जांच करने के लिए शाह जांच आयोग का गठन किया गया था जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, 1977 की बात है। और शाह जांच आयोग में निम्न बातें पाई गई जो आपातकाल के दौरान हुई थी। क्या क्या बातें हुई थी आपातकाल के दौरान, तो आपको पता ही होगा। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये गैर कानूनी तरीके से लगाया गया था कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। निवारक नजरबंदी के तहत कई बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जबरन नसबंदी कराई जा रही थी, लोगों को पकड़ा जा रहा था, उनका नसबंदी कर दिया जा रहा था कि आप अब बच्चा पैदा नहीं कर सकते। लोगों के अधिकार छीने गए थे इस दौरान। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसी को अगर आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में पूछेगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है टीचर के सामने, ये आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। इसी में आपको एक अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। मंडल मुद्दा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो मंडल मुद्दा क्वेश्चन है हमारा कि मंडल मुद्दा क्या था, तो ध्यान से समझिए इस चीज को। मंडल मुद्दा 1978 में जनता पार्टी ने दूसरे पिछड़े आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल जो हमारा था आयोग, उसके अध्यक्ष जो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे, इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मंडल आयोग की कुछ सिफारिशें थी। मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी होता है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनको 27% जो सीट है वो आरक्षित कर दो कि भाई इतना सीट है, सरकारी नौकरियों में इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भूमि सुधारों को पूर्णतः से लागू किया जाए, जो भी भूमि सुधार कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की और इसके बाद देश के अंदर विभिन्न भागों में मंडल जो है सो कि
विरोधी हिंसा प्रदर्शन देखने को मिले। ठीक है, तो जैसे ही इसको लागू करने का प्रयास किया गया तो उसके बाद बहुत जगह पे हिंसा प्रदर्शन देखने को मिले थे बच्चों। अब देखिए वही चीज है यहाँ पर, क्रियान्वयन का परिणाम, जैसे ही इसको लागू करने का कोशिश किया गया, कई लोगों ने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाया, ज्यादातर छात्र और बेरोजगार लोग आए इसके अंदर, आत्मदाह भी किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सबसे पहले आत्मदाह का प्रयास किया गया। आत्मदाह बोले तो खुद को आग लगा लेना। और विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर अगर हम लोग आरक्षण देते हैं ना, यानी कि जाति के आधार पर अगर ओबीसी वालों को आरक्षण देते हैं तो ये हमारे समानता के अधिकार के खिलाफ है। यहाँ ये जो हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के तौर पे, इसके खिलाफ अब काम कर रहे हो। तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा ये सिफारिशें जो लागू कर दी गई थी। देख रहे हो, सरकार भी टफ थी उस टाइम पे। अब इसी के वही क्वेश्चन, व्हाट वाज द मंडल इशू, यानी कि इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा, आंसर आपको इस तरह से इंग्लिश में लिखना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये रहा द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या क्या इनकी सिफारिशें थी। तो ये 2 सिफारिशों के बारे में मैंने आप बता दिया है, इसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है बच्चों, तो आपको इजीली आपको नंबर मिल जाएगा। रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी इम्प्लीमेंट करने का क्या क्या रिजल्ट निकला मंडल आयोग की सिफारिशों का, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 11 था ये समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। जो 24 मई को आपका पेपर होने वाला है, 24 मई 2022 को, ठीक है, उसके लिए कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पेपर था पॉलिटिकल साइंस का। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। और आपके लिए जो भी कंटेंट आएगा टर्म्स 2 से रिलेटेड, उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा। इसको प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी हम वीडियोस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।